हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और अन्य प्रमुख खबरों को आप सभी के साथ विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर क्या निकलकर सामने आ रही है। तो आज की पहली बड़ी खबर निकलकर आ रही है उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के निकाय चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। जानते हैं इस खबर को विस्तार से। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने थे, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को लेकर के कुछ स्थितियां स्पष्ट नहीं थी। इसको लेकर के चुनाव पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते ओबीसी आरक्षण को लेकर के सारी स्थितियां स्पष्ट कर ली हैं। वहीं आयोग की तरफ से अब जो रिपोर्ट है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सौंप दी है और उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट से उस पर मुहर भी लग चुकी है। इस खबर को आप जानते हैं थोड़ा विस्तार से, क्या है मामला। निकायवार 20 से 27% ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की गई है आयोग के द्वारा। किसी निकाय में कम तो किसी में ज्यादा हो सकता है ओबीसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कोटा। 1995 के बाद के चुनाव को आधार बनाकर तैयार की गई है रिपोर्ट। खबर समझते हैं विस्तार से। निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकायवार ओबीसी की आबादी की राजनीतिक स्थिति के आकलन के आधार पर 20 से 27% आरक्षण की सिफारिश की है। इसके लिए 1995 के बाद हुए निकायों के चुनावों के परिणामों का आधार बनाया गया। सूत्रों का कहना है कि सभी निकायों के परीक्षण के बाद आयोग ने अलग अलग निकायों के लिए अलग अलग आरक्षण देने की सिफारिश की है। वहीं आपको बता दें, नगर निकाय विभाग इस संदर्भ में स्थितियों का आकलन करके आरक्षण का प्रतिशत तय करेगा। आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखकर वहां से चुनाव करवाने की अनुमति मिलने के बाद ही आरक्षण का प्रतिशत तय करने और आरक्षित सीटों का आकलन करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई जगहों पर एक जैसी ही आबादी होने के बावजूद आपको बता दें बार बार अलग अलग तरीकों से की गई है। इसके चलते आरक्षण निर्धारण में भिन्नताएं। बता दें कि आयोग की रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर खामियां गिनाई गई हैं और नए सिरे से शुरू होने वाले चुनाव प्रक्रिया में इसे दूर करने के सुझाव दिए गए हैं। जानकार बताते हैं कि अगर इन सिफारिशों के मुताबिक आरक्षण की स्थितियों में बदलाव हुआ होगा तो आयोग ने पिछड़ों की आबादी गिनती के लिए रैपिड सर्वे, आरक्षण नियमों के पालन और आरक्षण के चक्रांकन प्रणाली समेत कई मसलों पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें, विकास विभाग द्वारा 5 दिसंबर को जिस प्रकार से महापौर व अध्यक्षों के व पार्षदों की सीटों के आरक्षण की सूची जारी की थी, कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में भी शिकायत की गई थी कि नियमानुसार न रैपिड सर्वे किया गया है और न ही चक्रानुक्रम प्रणाली का पालन किया गया है। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया था कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर रैपिड सर्वे कराया गया, जबकि 12 वर्षों में जातीय आंकड़ों में काफ़ी बदलाव आया है। और इन्हीं मामलों को लेकर के लखनऊ हाईकोर्ट बेंच की तरफ से इस चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया था। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी और अपील दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था ओबीसी आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर के 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी है। अब जब रिपोर्ट आयोग ने तैयार करके सरकार को सौंप दी है और कैबिनेट से उस पर मुहर भी लग चुकी है, तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार विशेष अपील दाखिल करके क्या 11 अप्रैल से पहले ही इस मामले की सुनवाई कराने के लिए प्रयास करेगी और इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करके अप्रैल के फर्स्ट वीक में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए अनुमति ली जाएगी। अब जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई वो आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से समय समय पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल से जरूर जुड़ें। यानी अब स्थिति स्पष्ट हो गई कि जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं उसमें 20 से 27% ओबीसी रिजर्वेशन मिलने वाला है और प्रत्येक निकाय चुनाव में ये अलग अलग देखने को आप सभी को मिलेगा। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर निकल कर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से एनओसी विवाद के कारण चली कानूनी लड़ाई। शिक्षकों को 2.5 साल बाद मिलेगी तैनाती। खबर जानते हैं विस्तार से। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित तकरीबन 200 अभ्यर्थियों को 2.5 साल बाद तैनाती मिलेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 5 मार्च को भेजे पत्र में एनओसी के कारण वंचित अभ्यर्थियों को 14 मार्च को ऑनलाइन विद्यालय आवंटन करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अध्यापकों को 21 मार्च तक अपने तैनाती वाले स्कूल में योगदान देना अनिवार्य होगा। सबसे पहले दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष महिला और सबसे अंत में पुरुष शिक्षकों का विद्यालय आवंटन किया जाएगा। क्या है एनओसी
विवाद, इसे थोड़ा जान लेते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के लिए शर्त थी कि भविष्य में उनका अंतर जनपदीय तबादला नहीं होगा और 68,500 भर्ती में अपने गृह जनपद से सैकड़ों किलोमीटर दूर चयनित सैकड़ों शिक्षकों ने 69,000 भर्ती में भी आवेदन कर दिया। इनमें से तमाम अभ्यर्थियों का 69,000 भर्ती में अपने गृह जनपद या पसंदीदा जिले में चयन होगा, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें समान वेतनमान के पद पर नियुक्ति के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ रोहित कुमार समेत अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी और हाईकोर्ट ने एनओसी न देने के सरकार के फैसले को मनमाना मानते हुए निरस्त कर दिया और एनओसी देने के आदेश दिए हैं। अब इसमें बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है और 14 मार्च तक ऑनलाइन विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में इन सभी अभ्यर्थियों को। तो ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर निकल करके आ रही बेसिक शिक्षकों के पदोन्नति से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में खामियां। करीब 15 साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे लखनऊ के प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों के लिए शनिवार का दिन अहम रहा। बीएसए ने प्राथमिक स्कूलों के करीब 3,000 सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की। अब यह शिक्षक प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक व जूनियर स्कूलों में सहायक शिक्षक बन सकेंगे। शिक्षकों से एक हफ्ते में वरिष्ठता सूची पर आपत्ति मांगी गई है। शिक्षक नेताओं ने वरिष्ठता सूची में कई विसंगतियों के आरोप लगाए हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की जारी की गई वरिष्ठता सूची में कई विसंगतियां हैं। शिक्षकों का कहना है कि प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में प्राथमिक के प्रधानाध्यापक व जूनियर के सहायक शिक्षकों के नाम शामिल कर लिए गए हैं, जबकि उनकी पदोन्नति नहीं की गई है। जिन शिक्षकों ने पूर्व में पदोन्नति छोड़ दी थी उनका विवरण सूची में नहीं दर्ज है। प्राथमिक व जूनियर टीटी पास शिक्षकों का उल्लेख भी नहीं किया गया है। क्या है आपत्तियां? 7 दिनों के अंदर दर्ज करानी होंगी अपनी आपत्तियां सूची पर। वरिष्ठ सूची शिक्षकों की नियुक्ति तारीख से बननी चाहिए। सूची अलग अलग है। विनय सिंह प्रांतीय अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के साथियों का कहना है। वहीं वरिष्ठता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने के शिक्षकों को 1 हफ्ते का समय दिया गया। निस्तारण का कर अंतिम सूची जारी की जाएगी। अरुण कुमार बीएसए महोदय की तरफ से ये अपडेट निकलकर सामने आई है। वहीं अब पदोन्नति से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर सचिव की तरफ से विस्तृत डिटेल मांगा गया है। पदोन्नति को लेकर के क्या है खबर, जान लेते हैं उसे भी विस्तार पूर्वक। आप सभी लोग देख सकते हैं इस खबर को भी। शिक्षकों की पदोन्नति में निलंबन न बन जाए रोड़ा, निर्धारित समय सीमा में भी नहीं हो रहा मामलों का निस्तारण। सचिव बेसिक शिक्षा ने दोबारा मांग लिया है शिक्षकों के निलंबन संबंधी ब्यौरा। खबर समझते हैं विस्तार से। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की राह आसान नहीं दिख रही। शासन की ओर से वरिष्ठता सूची जारी कर इस पर बीएसए को आपत्तियों का निस्तारण करना है, लेकिन इसमें निलंबित चल रहे शिक्षकों का कहना है कि उनको नहीं शामिल किया गया है, जबकि निर्धारित समय सीमा के अंदर उनके प्रकरण का निस्तारण हो जाना चाहिए था। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों पर निलंबित कर दिया गया, न तो निर्धारित समय में उनके प्रकरण का निस्तारण किया गया, न ही उनका नाम वरिष्ठता सूची में दिख रहा है। वहीं वह बीएसए कार्यालय के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। शासन हमारे प्रकरण का जल्द से जल्द निस्तारण कराए ताकि हमें भी निर्धारित सुविधाओं का लाभ मिल सके। दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने फरवरी में भेजे पत्र का हवाला देते हुए सभी बीएसए को दोबारा पत्र भेजा है और इसमें उन्होंने निलंबित व बहाल किए गए शिक्षकों के बारे में निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि शिक्षकों को अनावश्यक रूप से बीएसए की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। अफसर व बाबू उनका आर्थिक दोहन भी कर रहे हैं। सरकार 3 महीने से अधिक समय तक निलंबित शिक्षकों को बहाल न करने वाले बीएसए पर कार्रवाई करे ताकि शिक्षकों का मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न बंद हो सके। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर के विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया। 30 अप्रैल तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करनी है, लेकिन अब उन अध्यापकों को टेंशन होने लगी है जो कहीं ना कहीं पूर्व में किसी भी कारण से निलंबित किए जा चुके हैं, क्योंकि उनका नाम अब वरिष्ठता सूची में भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में उनकी परेशानी जायज़ है। अब देखना है शासन स्तर से जो भी मांग की गई है निलंबित अब शिक्षक साथियों की, क्या उनकी मांगों को पूरा होता है और उनका भी नाम वरिष्ठता सूची में ऐड किया जाएगा। जो भी इससे जुड़ी हुई अपडेट होगी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं भर्ती में 100% आरक्षण असंवैधानिक, हाईकोर्ट का आदेश। क्या है खबर, जान लेते हैं इससे थोड़ा विस्तार पूर्वक। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नर्सिंग महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक प्रदर्शक के पद पर 100% महिला आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही इस संबंध में जारी विज्ञापन की संबंधित शर्त निरस्त कर दी है। अधिवक्ताओं घनश्याम कश्यप और नेल्सल पन्ना ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 8 दिसंबर 2021 को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक और प्रदर्शक के 51 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसकी शर्त 5 में केवल महिला अभ्यर्थियों को पात्र माना गया था। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायाधीश नयन कुमार व्यास की पीठ ने 9 मार्च 2023 को याचिका पर फैसला सुनाया है और कहीं न कहीं महिलाओं को 100% रिजर्वेशन देने वाले मामले को जो है पूरी तरीके से असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया गया है। तो वास्तव में आप सभी को बता दें कि इस 100% रिजर्वेशन कहीं भी
संवैधानिक तरीके से बिल्कुल फॉलो नहीं हो सकता है। जो संविधान के अनुरूप है उस रिजर्वेशन को लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से इसमें बड़ा सुधार किया गया है। तो ये थी आरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ, जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। आप सभी साथियों को बता दें, उत्तर प्रदेश में 4 वर्षों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार बीएड व बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। वहीं सदन में जब इस मामले को लेकर के प्रश्न उठाया गया तो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के द्वारा कह दिया गया था स्पष्ट रूप से कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक और छात्र अनुपात जो है वो पूरी तरीके से संतुलित है। फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग में नई भर्ती को लेकर के कोई भी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। आप सभी को बता दें, उनके इस बयान को लेकर के कहीं ना कहीं प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में घोर निराशा उपजी और लगातार जो साथी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास कर रहे थे उनको भी एक तगड़ा झटका लगा। उन्हें उम्मीद थी कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की तरफ से इस बजट सत्र में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अनाउंस किया जा सकता है। तो आपको बता दें, कुछ मामलों को लेकर के अभ्यर्थी लगातार ढीले पड़ गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी अभ्यर्थी इस उस आंदोलन से जुड़े हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, उन्होंने सक्रियता दिखाते हुए कल माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने का कार्य किया और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें उन्हें अवगत कराया गया है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, आप जानते हैं कि पूर्व में जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कोर्ट में स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश में 51,112 पद रिक्त हैं और इन पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, विज्ञापन के बाद मंत्री जी द्वारा शहर स्वीकार किया गया है कि विभाग में 51,112 पद रिक्त हैं। टीटी के आयोजन एवं गतिमान कोर्ट केस के निस्तारण के उपरांत भर्ती प्रस्तावित होगी। कोई निश्चित समय सीमा की अवधि उनके द्वारा स्पष्ट नहीं की गई बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। यानी आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्तियों में हुई है पूर्व में, उनसे जितने भी लंबित मामले हैं, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती हो या 69,000 शिक्षक भर्ती हो, इन सभी के लंबित मामलों के निस्तारण के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में विचार किया जा सकता है। ऐसा आश्वासन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से मिला है जब कल साथियों के द्वारा ज्ञापन का कार्य किया गया। वहीं आपको बता दें, कोई निश्चित समय सीमा इसके लिए डिसाइड नहीं की गई माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी। यानी आप सभी को बता दें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हम सभी अभ्यर्थियों को जो इंतजार कर रहे हैं इसका, उन सभी को सड़कों पर लड़ना होगा, तभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार की तरफ से देखने को मिल सकता है। हालांकि ये एक अच्छी खबर ये है कि मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि 51,112 पद बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त हैं और आपको बता दें स्पष्ट जो आवेदन के मतलब विज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है माननीय मंत्री जी को, उसमें स्पष्ट साथियों के द्वारा कहा गया है कि इतने जो है सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा सरकार की तरफ से इतने रिक्त पदों का दाखिल किया गया था और आपको बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं माननीय जी, और इतने पद रिक्त हैं और इतने पदों पर आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए। तो साथियों, भविष्य में आप सभी को बता दें, इतने पदों पर तो आप मानकर चल सकते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, लेकिन जब तक इसके लिए पूर्व में शिक्षक भर्तियां जो हुई हैं उनका निस्तारण नहीं होता है तब तक आप सभी लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। अब मूव करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट खबर की तरफ, जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। तो देखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के पीएनपी की तरफ से जो फाइनल लिस्ट तैयार की गई थी उसको कहीं ना कहीं अभी तक रोक कर रखा गया है, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में, क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी इसलिए रुकी हुई है क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 या 1356 वाले मामले का कोर्ट ऑर्डर अभी नहीं आया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 13 मार्च को कोर्ट ऑर्डर आने वाला है। कोर्ट ऑर्डर के बाद आंसर की प्रकरण की कट ऑफ डिसाइड होगी। अगर 6800 प्रोसीड होते कोर्ट के आदेश में तो 6800 की कट ऑफ ही आंसर की प्रकरण में कट ऑफ डिसाइड होगी। अगर 6800 नहीं प्रोसीड होती तो आपको बता दें एनओसी या थर्ड लिस्ट की मेरिट लिस्ट पर जो है कट ऑफ हुई थी नियुक्ति प्रक्रिया, उस पर भी आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की बिल्कुल नियुक्ति नीट एंड क्लीन है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं। केवल 6800 या 1356 वाले कोर्ट ऑर्डर का इंतजार है बेसिक शिक्षा विभाग को, और उसके बाद आपको बता दें आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शेड्यूल और आगे का विस्तृत कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में 6800 या 1356 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। वहीं आपको बता दें याची लाभ वाले अपने पक्ष को जिता रहे हैं और 27-21% आरक्षण सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थी खुद जीत रहे हैं। वहीं चौथी सूची में चयनित 6800 सभी भाई बहन पूरी तरीके से आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के। किन किन मुद्दों पर सभी साथी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं, इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की प्रकरण पर, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 27-21% यानी 13,156 से जुड़े हुए अभ्यर्थी किस पॉइंट पे अपने की जीत निश्चित मान रहे हैं। सभी साथी देख सकते हैं उत्तरमाला प्रकरण में याची लाभ दिया गया है कोर्ट की तरफ से, एनओसी प्रकरण में भी याची लाभ दिया गया है। भर्ती पूरी होने के बाद जितनी भी भर्तियां हुई सब में याची लाभ की बात की गई है और जो याची लाभ का विरोध कर रहे हैं वो खुद याची बने हुए हैं। तो आरक्षण प्रकरण में याची लाभ क्यों नहीं होगा, गुमराह मतों कोर्ट टीम के साथ रहे, 13 को 13,156 और 323 याचिका जो है वो प्रोसीड होने वाली है। ये मानना है 27-21% आरक्षण कोटे की मांग करने वाले अभ्यर्थियों का कि पूरी तरीके से याची लाभ प्रोसीड होने वाला है, क्योंकि जो अन्य 2 मामले डिसाइड हुए हैं आंसर 69,000 शिक्षक भर्ती में उनमें याची लाभ हुआ है, इसलिए इस 6800 वाले मामले में भी याची लाभ का आदेश आएगा। वहीं आप सभी लोग देख सकते हैं एक और खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर 13 मार्च को दलितों पिछड़ों को न्याय मिलने जा रहा है। उम्मीद है कि समस्त याचियों को समायोजन कर मामला सिंगल बेंच से ही खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए समस्त याची परेशान न हो, 13 मार्च को ऑर्डर आने का इंतजार करें। जज साहब उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 तथा बेसिक नियमावली 1981 के अलावा कोई ऑर्डर नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य का अपना संविधान है, अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला ही आएगा। क्यों, कौन सा अपना संविधान है, यानी आरक्षण नियमावली और नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित एक अपना संविधान है, उसी के अकॉर्डिंग आदेश आएगा। यानी ये सभी लोग कह रहे हैं कि याची लाभ मिलने वाला है 13 मार्च को। वहीं 6800 में चयनित भाई बहन भी आश्वस्त हैं। 6800 की नियुक्ति के लिए आप सभी लोग देख सकते हैं किन पॉइंट्स पे वो अपनी नियुक्ति पक्की समझ रहे हैं। आप सभी साथियों को बता दें 6800 में चयनित सभी साथी अपनी जीत को लेकर टोटली आश्वस्त हैं और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए आगे की लड़ाई के लिए टोटली तैयारी कर ली गई है उनकी तरफ से। और वो इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आरक्षण विसंगति को स्वीकार करते हुए सरकार ने चौथी सूची जो 6800 पदों को समायोजित करने की जारी की गई थी, वो सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी की गई थी और सरकार ने पुरजोर तरीके से अंतिम समय में पैरवी भी की है 6800 के फेवर में और 6800 की तरफ से भी अच्छे से अपने मामले की पैरवी की गई है। तो इससे पूरी तरीके से आश्वस्त है 6800 चयनित भाई बहन की उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए ही कोर्ट ऑर्डर आएगा। अगर उसके साथ में कोई ऑर्डर आता है प्रोसीड करने के लिए तो उससे 6800 चयनितों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। वहीं 6800 वाले ऑर्डर से पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि उनके फेवर में ऑर्डर आएगा और आगे की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए उनके द्वारा बड़े प्लान तैयार कर लिए गए हैं। ऑर्डर आते ही केविएट और धरना बहुत जरूरी हो गया है। नेतृत्वकर्ताओं से अपील है कि केविएट दाखिल करें और एक बड़े आंदोलन का ऐलान करें। सभी लोगों से निवेदन है कि जाग जाओ, सब अब सोने का समय नहीं, आपके 2 साल के परिश्रम का फल का समय आ गया है। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और 13 को लखनऊ पहुंच जाएं। हालांकि अभी तक जो अगवाकार टीमें हैं उनकी तरफ से धरने को और केविएट को लेकर के कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं जारी की गई। हालांकि जो जानकारी निकलकर उनकी तरफ से आ रही है कि सारी तैयारियां पूरी हैं, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए धरना देना पड़े या कैविएट दाखिल करनी पड़े हाईकोर्ट में, सब कुछ किया जाएगा। मार्च माह में नियुक्ति प्रक्रिया 100% 6800 चयनित भाई बहनों को पूरी करा लेनी है, इसके लिए उन्होंने कमर भी कस ली है। वहीं आपको बता दें अब आप सभी का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है और कल आपको एक अच्छी और सुखद खबर मिलेगी कोर्ट से। तो इसी उम्मीद के साथ कि कल 6800 कोर्ट से प्रोसीड होगी। आप सभी को जीत की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।